जय श्री कृष्ण आप सभी को। इसमें एक्सरसाइज 4.1 है एनसीईआरटी क्लास 9 का। ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल करके ये चैप्टर है, इसका क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट से दोगुना है। पहले आप एक चीज़ जान लीजिए, लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है। यहाँ जो लीनियर चैप्टर है, लीनियर का मतलब होता है ये जो वेरिएबल होता है ना, यहाँ पर आप देख लीजिए 2x है, 3y है, x है, 2x है, 3y है, इस तरीके से है ना। तो ये जो अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में होता है इसे हम वेरिएबल बोलते हैं, और जो नॉर्मल होता है एकदम नंबर के फॉर्म में उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं, लाइक 2 and 3। ठीक है, तो जिस कोफिशिएंट के साथ वेरिएबल मिला हुआ होता है वो भी वेरिएबल ही कहलाता है बाद में। ठीक, जैसे कि यहाँ पर x वेरिएबल है और 2 कोफिशिएंट है, दोनों मिल गए हैं ना, दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, तो हम बोलेंगे 2x भी वेरिएबल ही है। और ये वाला जो लास्ट में आपको टर्म कहीं कहीं मिलेगा, ये वाला टर्म, इसी से कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, जो चेंज नहीं होता है। वेरिएबल उसको बोलते हैं, वेरिएबल का हिंदी होता है परिवर्तनशील, जो चेंज हो सकता है। चलिए, मोटा मोटी तौर पर ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें थी जो आपके लिए जानना ज़रूरी था। आगे आगे जैसे ही मैं पढ़ाता जाऊंगा आपको समझ में आता जाएगा। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट से ट्वाइस है, यानी कि दोगुना है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का लिखना है, इस जो वेरिएबल है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके साथ ही आपको बोल रहा है टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू बी ₹x। नोटबुक का कॉस्ट आपको x लेना है और पेन का कॉस्ट y लेना है। चलिए हम ये चीज़ लिख देंगे यहाँ पर। ये चीज़ क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। बोल रहा है कि नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट से दोगुना है। लेट नोटबुक कॉस्ट, लेट तो कर ही रहे हैं, हम मान तो रहे हैं, लेकिन बुक में भी दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट नोटबुक कॉस्ट इजकल टू x और पेन कॉस्ट इजकल टू y। हमें क्या बोल रहा है, नोटबुक का कॉस्ट जो है ट्वाइस है पेन के कॉस्ट से। नोटबुक का क्या कॉस्ट अगर x है तो पेन का कॉस्ट y है। अभी ये दोनों इक्वल है? नहीं है इक्वल। क्यों नहीं इक्वल है पता है आपको? क्योंकि नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन का जितना कॉस्ट है उसका दोगुना है। यानी अभी ये पेन का कॉस्ट अगर y है तो x इसका दोगुना है अभी। यानी कि पेन के कॉस्ट अगर y की जगह पर 5 मान ले तो x की जगह पर अभी ये 10 है, दोगुना है। तो हमें दोनों को बराबर करना होगा ना लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए। तो हम दोनों को बराबर कैसे करेंगे, ये अगर मान लीजिए दोगुना है तो इसको भी दोगुना करेंगे, यानी कि ट्वाइस करेंगे। तो ट्वाइस करने के लिए y के साथ हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर का। कभी कभी आपके मन में होगा यार ये बोल रहा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। पेन का कॉस्ट जितना है उतना नोटबुक का कॉस्ट उसका दोगुना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं, ये तो ऑलरेडी आपको बोल रहा है x जो है y का ऑलरेडी ट्वाइस है, हमें y को ट्वाइस करके इसके इक्वल बनाना है। तो अब हम ऐसे लिखे हैं, तो ये तरीका सही है। नेक्स्ट लाइन आप जानते हैं, ये 2y हो गया ना, ये 2y। तो x इजकल टू इसे हम 2y के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद। इसी चीज़ को अगर हम लिखना चाहें तो x 2y को हम इक्वल के उस साइड ले जाएंगे, तो 2y के सामने कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इजकल टू 0 हो जाएगा जब हम उस साइड ले जाएंगे इसको। तो ये जो निकल के आ गया यही आपका लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के फॉर्म में आ गया। बस हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज़ ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। यहाँ जो आपको दिख रहा है ना ax प्लस by प्लस c, ये होता है किसी भी पॉलिनोमियल का या फिर किसी भी इक्वेशन का, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है? किसी भी इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जहाँ पर a की भी वैल्यू रहनी चाहिए, b की भी वैल्यू रहनी चाहिए, c की भी वैल्यू रहनी चाहिए और फिर 0 होना चाहिए। यहाँ ax या bx जो होता है ना, ये ax में आपको वेरिएबल और कोफिशिएंट दोनों देखने को मिलता है, वेरिएबल कोफिशिएंट। और c जो वाला होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट देखने को मिलता है, इसीलिए इसको कांस्टेंट टर्म भी बोलते हैं। कांस्टेंट यानी कि जो बदले ना, वेरिएबल यानी कि जो बदलता रहे। तो ये कोफिशिएंट मान के चलिए a की जगह पर नंबर होता, कोई 2, 3, 4 होता, तो 2 यहाँ पर क्या होता, कोफिशिएंट होता और x वेरिएबल होता।
कहने का मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस सब को हमें पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद ये बोल रहा है इंडिकेट द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी, फिर ए बी और सी की वैल्यू हमें इंडिकेट करनी है। तो यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको पहले हम लिख लेते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म था, ये हमने लिख लिया जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया था। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पहले 2x लिख लेते हैं, फिर प्लस 3y लिख लेते हैं। ये जो है 9.35 एंड 5 टू द पावर 5 के ऊपर में जो है अपर साइड में, वो यहाँ पर हमें बार दिख रहा है, तो इसे हम उस साइड ले आएंगे, इक्वल टू के उस साइड। तो प्लस में है तो आप जानते हो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और इक्वल टू करके 0 कर देंगे। अब यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू आपके पास आ गई। ए की वैल्यू 2 होती है, यानी कि यहाँ पर आपने देखा ए एक्स था ना, तो ए की जगह पर 2 है यहाँ पर, इसीलिए हम ए इजकल टू 2 लिख देंगे यहाँ पर। बी इजकल टू 3 है, बी इजकल टू 3 कर लीजिए, और सी इजकल टू आपके पास -935 5 के ऊपर में बार। सेकेंड क्वेश्चन इस तरीके से है, तो इसे आप बोलोगे सर इसमें y की वैल्यू कैसे निकलेगा, चूँकि वैल्यू के लिए y का b में मल्टीप्लाई होना चाहिए, यहाँ पर y का जो b की वैल्यू होनी चाहिए उसमें डिवाइड है, तो मल्टीप्लाई में इसे पहले बदलेंगे और फिर करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, पहले x माइनस वाई बाई 5 को आप 1/5 इंटू वाई लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ऐसा अगर आप लिखते हो तो आपको क्या बेनिफिट होता है पता है, आप इसको y को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो y/5 फिर से यहाँ पे आ जाएगा, इसे 5 है ये आपको ध्यान में रखना है। y को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसी के फॉर्म में आ जाएगा ना y/5, और दोनों मल्टीप्लाई के रूप में आ गया तो आपके लिए b का वैल्यू निकालना आसान है। और लास्ट में -10 है, इसको कोई ज़्यादा सिंपलीफाई करने की ज़रूरत थी नहीं, ये ऑलरेडी अपनी जगह पर था, इक्वल टू 0 कर लीजिए। यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास क्या मिल गई, 1 मिल गई, क्योंकि x के साथ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। उसी तरीके से b की वैल्यू आपके पास क्या मिल गई, तो b की वैल्यू यहाँ देखिए -1/5, इसका जो साइन होता है उसको भी हमें ध्यान रखना होता है, तो हम -1/5 लिखेंगे b की वैल्यू -1/5, और c की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -10। तो इस तरीके से सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में इस तरीके से चीज़ें आपके पास है, आपको पता है आपको क्या करना है, -2x पहले कर लेना है, प्लस 3y प्लस ये 6 प्लस में है तो इसे माइनस में लाएंगे, सॉरी -6 इक्वल टू 0 कर लेना है, और कुछ नहीं करना है। a की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी, b की वैल्यू 3 आ जाएगी, और c की वैल्यू आपके पास -6 आ जाएगी, और आपका क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। नाउ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहाँ पर x इक्वल टू 3y आपके पास दिया गया है। अब आप सोचोगे सर इस क्वेश्चन में हम क्या करें। अब आपको एक क्यूरियोसिटी हो सकती है कि सर यहाँ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 था, आपने यहाँ पर क्या कर लिया, कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे यहाँ पर ये -2x, यहाँ देखिए आपने -2x प्लस 3y -6 इस तरीके से किया आपने, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है, ये जो -2x है ये -2 के फॉर्म में आपको दे दिया गया तो आपको पास मजबूरी है, लेकिन ax प्लस में ही होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको ऐसा कहता है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते थे, प्लस -2x लिख सकते थे आप इसे, तो अभी x प्लस में था तो यहाँ पर भी प्लस में मिल गया। फिर प्लस 3y जो है ये आपको प्लस में है तो यहाँ पर 3y प्लस में देखने को मिल रहा है, इक्वल टू यहाँ पर आपने क्या देखा, ये वाला जो यहाँ पर 6 जो था वो प्लस में था, इस साइड आया तो माइनस में आया, तो फिर से मुझे मन है प्लस लिखने का, तो प्लस ही लिखिए आप, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहता है। लेकिन c की वैल्यू आपको -6 में लिखनी होगी, किस में लिखनी होगी, -6 में लिखनी होगा, और बाद में इक्वल टू 0 करना होगा। अब देखिए प्लस माइनस हो जाता है माइनस, तो ये -2x इस तरीके से हो जाएगा। फिर प्लस 3y है तो 3y रखिए, और प्लस माइनस माइनस होता है तो -6 रखिए, इसी तरीके से आ गया ना आपका। तो कभी ये वाला पर कन्फ्यूजन हो या सस्पेंस हो तो उसकी क्लैरिटी आपको इस तरीके से मिलेगी, थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना। अब आ जाते हैं ये वाला क्वेश्चन, बहुत ईजी है, बहुत अच्छा है। x इक्वल टू 3y है तो 3y को इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस में 3y हो जाएगा, आप अच्छे से जानते हो। उसके बाद कुछ नहीं है तो प्लस में हम 0 कर देते हैं, और इक्वल टू भी 0 लिखेंगे। अगर आप सोचोगे सर प्लस में 0 आपने क्यों किया, तो आपको पता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए था। ये भी जो था ये y है प्लस में ही है, लेकिन चूँकि वही बात इस साइड लाएंगे और ये प्लस माइनस साथ में मिलेगा तो लिखने को ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन बाद में मल्टीप्लाई होकर प्लस माइनस माइनस ही देगा, इसलिए हमने डायरेक्ट माइनस लिखा है। हर जगह आपको ऐसे ही देखने को मिलता है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है जो क्लियर होना चाहिए आपको। नाउ
अब हम क्या करेंगे, इसमें से वैल्यू निकाल लेंगे। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू 0। तो बस यही क्वेश्चन नंबर 4 का था। अगर 5 देख लेते हैं तो 5 भी सिमिलर ऐसा ही है, मैं यहीं पे बना देता हूँ, छोटा सा ही तो बनेगा। 2x = -5y है। आप जानते हो क्या करोगे, आप सबसे पहले 2x लिख लोगे, प्लस में हो जाएगा 5y, प्लस में हो जाएगा 0 = 0। यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास 2 हो जाएगी, b की वैल्यू आपके पास 5 हो जाएगी और c की वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। 5 तक आपका क्वेश्चन बन गया। और क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ अलग, हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है, जिसको आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से है, 3x + 2 = 0 है। आपको एक चीज़ रखना है, एक होता है x वाला टर्म, एक होता है y वाला टर्म और एक होता है नंबर वाला टर्म। नंबर वाला टर्म को हम कांस्टेंट बोलते हैं, ये चेंज नहीं होता है। तो यहाँ जो दो वेरिएबल और कोफिशिएंट का मिला हुआ टर्म था, जैसे कि वेरिएबल x कोफिशिएंट 3, वेरिएबल y होना चाहिए, उसके साथ कोफिशिएंट कुछ होना चाहिए और लास्ट में जो है न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, जिसे हम कोफिशिएंट या कांस्टेंट बोलेंगे, जो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो ये लास्ट में थर्ड c वाला जो टर्म है उसमें होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा उल्टा हो गया। तो इसे करना क्या है, आपको 3x लिख लेना है, प्लस कर लेना है 0 × y लिख लेना है। इस पॉइंट को जब भी हम किसी नंबर में किसी अल्फ़ाबेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला पॉइंट करके लगाते हैं और इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। और प्लस में हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, = 0 कर देंगे। तो ये हमारा अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। आपको पता है 0 में हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, हो जाएगा ना। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर y के साथ कुछ आ गया, कुछ नहीं है, ये y के साथ यहाँ पर कुछ नहीं है, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पर 0 है। हमें चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म में सजा के क्वेश्चन लिखना है, इसीलिए हमने लिखा है। सो अब हम लिख सकते हैं a = आपके पास 3 आ गया, b = आपके पास 0 एंड c = 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है अपने पास, इसमें बहुत अच्छी चीज़ बोली जा रही है, बहुत आसान और अच्छी चीज़ बोली जा रही है। y - 2 = 0 है। इसमें भी आप दिमाग लगाओगे हल्का सा, और दिमाग क्या लगाओगे, पहले x × 0 कर दोगे, ठीक है, या फिर 0 × x कर दोगे, बात बराबर ही हुआ। चूँकि हम कोफिशिएंट को हमेशा पहले रखते हैं सारे जो क्वेश्चन बनाया उसमें, तो इसमें भी वैसा ही कर रहे हैं। फिर क्या कर लेना है आपको, फिर प्लस में y लिख लेना है और माइनस में 2 लिखना है, जैसे क्वेश्चन में दिया गया है एज इट इज़ वैसा ही करना है। आपके पास a = 0 आ जाएगा, b की वैल्यू -2 एंड अच्छा b की वैल्यू 1 क्या हो जाएगी, b की वैल्यू 1, क्योंकि y के साथ 1 है ना, और c की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपके पास 5 = 2x। आपको पता है ऐसे क्वेश्चन आप कैसे बना सकते हो, 5 = 2x। यहाँ पर एक चीज़ आप गौर करोगे तो आपके पास x वाला टर्म है, देन आपके पास y वाला टर्म है, देन आपके पास जो c वाला टर्म होता है कांस्टेंट कोफिशिएंट वो है, लेकिन आपके पास y वाला टर्म नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप जानते हो कैसे सॉल्व करना है। पहले -2x कर लेंगे, फिर प्लस दे देंगे, 0 × y कर लेंगे, क्योंकि y का वैल्यू नहीं था अपने पास, फिर प्लस में 5 कर लेंगे, = 0 कर देंगे। मुझे नहीं लगता ये समझने में आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हुई होगी, खासकर लास्ट क्वेश्चन में। उसके बाद क्या करना है, हमें क्या करना है, a की वैल्यू रख देनी है -2, देन b की वैल्यू रखनी है 0 क्योंकि प्लस में है, और c की वैल्यू रखनी है 5। और इस तरीके से आपका 4.1 ईजिली कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।